जी अस्सलाम वालेकुम, कैफे आज का लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 19 है जी आज हमारा। आज हम ऑडिट रिपोर्ट का नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट करेंगे, अदर मैटर पैराग्राफ। अच्छा, उससे पहले कल के टेस्ट का सिलेबस सुन लीजिए। सिलेबस होगा आपका चैप्टर 3। टेस्ट में कौन सा चैप्टर, कल आपका जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस क्या है? चैप्टर 3। हाँ, चैप्टर 3। और ये ध्यान में रखिएगा, ये मैंने आपसे कहा हुआ है कि आपने एक दफा आईकैफ की बुक कम से कम एक दफा पढ़नी, रीड करनी, याद नहीं करनी, रीड करनी है। ये ध्यान में रखिए। तो अगर कोई ऐसा लफज जो मैं आईकैफ की बुक पढ़ूंगा, अगर मुझे कोई ऐसा लफज उसमें मिला जो मुश्किल हुआ, जो क्या हुआ, तो मैं आपके टेस्ट में डाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आज एक दफा रीड कर लीजिएगा। जो मुश्किल अल्फाज हुए उसके मीनिंग चेक। ये ना कंसेप्ट आपको आता हो लेकिन मैं लफज ऐसा मुश्किल इस्तेमाल करूं कि आपको लगे कि ये तो हमने पहले कभी लफज पढ़ा ही नहीं। तो लफज नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा हमने। ये नहीं, ऐसे करूंगा मैं, ऐसे क्यों नहीं करूंगा, मैं जरूर करूंगा ऐसे। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो कल आपका जो टेस्ट होगा सिलेबस क्या है? चैप्टर 13। और नेक्स्ट टेस्ट भी अगर मैं टाइम पे ना बता सकता हूँ, ये अंडरस्टूड है, चैप्टर 4 होगा। नेक्स्ट टेस्ट का वीकली टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? चैप्टर 4। अब ये जो कल होना है, ये चैप्टर तरतीब से चलते हैं ना हम। तो ये अगर मैं सिलेबस आपको ना भी बताऊं ना 4-5 दिन पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिछला टेस्ट हो चुका है, नेक्स्ट टेस्ट में उससे अगले वाला चैप्टर होगा जी। कल के लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस किया था, एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ। खास तौर पे इसकी एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया था और इसकी ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं? वाला लिखने को। फिर इसको लिखते कैसे हैं एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ, ये चीज और भी कंसेप्ट सीखे थे। सबसे अहम थे एग्जांपल्स और फिर ड्राफ्ट। क्योंकि बात ऐसा होता है, वो कहता है मुझे एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट करके दे दो, या ये भी कह सकता है आपसे कि ये मैं ड्राफ्ट करके देता हूं, आप इसमें से गलती निकाल के दिखाओ। तो अगर आपको एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ रीड किया होगा ना, पैराग्राफ एक तो एग्जांपल्स होती है ना, वो तो आपको पता ही होगी, लेकिन एग्जांपल के साथ एक दो एग्जांपल्स की ड्राफ्टिंग से मुराद उसको लिखना कैसे है सेंटेंस फॉर्म में, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये कल हमने स्टडी किया था। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, शाबाश। कोई क्वेश्चन? एक्सेप्शनल लिटिगेशन में क्या बताऊं? एक्सेप्शनल या लिटिगेशन? एक्सेप्शनल लिटिगेशन का मतलब क्या है? कंपनी के खिलाफ लीगल केस फाइल हुआ है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि रूटीन के नहीं, देखिए बात रूटीन के केस भी फाइल होते रहते हैं। जैसे कंज्यूमर कोर्ट, भाई प्रोडक्ट हमने बेची और उसके कस्टमर ने कहा जी वारंटी क्लेम करने के लिए, हमने कहा भाई ये तो गिर गया मोबाइल सेट से, वारंटी हम नहीं देते। कस्टमर ने हमारे खिलाफ केस कर दिया। अब ये हमने पूरे साल में हो सकता है हजारों मोबाइल सेट बेचे हों, उनमें से एक मोबाइल सेट की वारंटी का क्लेम आ गया जो हमने प्रूव नहीं किया, कस्टमर ने केस कर दिया। खुद बताइए ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन होनी चाहिए क्या? नहीं, ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन नहीं है। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट ऐसी थी, जैसी फर्ज कीजिए कि हमने गाड़ी मैन्युफैक्चर करते थे, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऐसा आया कि ब्रेक लगाए तो ब्रेक नहीं लगती थी, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ, एक कस्टमर जख्मी हो गया और उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया हर्जाने का। अब ये बताइए ये केस और पहले वाला केस का एक बराबर है? ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन है, ये हमारे लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो इसीलिए जो रूटीन नेचर के केसेस होते हैं ना प्रैक्टिकली, उन पे हम एमसीज मैटर पैराग्राफ इंक्लूड नहीं करते। वो रूटीन का काम है, छोटा मोटा है, हार भी गया क्या होगा, नया सेट देना पड़ जाएगा। लेकिन जो एक्सेप्शनल लिटिगेशन होती है इसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट होता है। ये अगर चल रहा हो ना, पेंडिंग, तो हम यूजर को बता देते हैं भाई इसको पढ़ लो, क्योंकि अगर इसका हमारे खिलाफ फैसला आ गया ना, तो आने वाले साल में हो सकता है इसका इंपैक्ट सिग्निफिकेंट हो। इसीलिए एक्सेप्शनल वाली लिटिगेशन जो है इसके ऊपर एमसीज मैटर पैराग्राफ देते हैं, रूटीन वाली लिटिगेशन के ऊपर एमसीज मैटर पैराग्राफ नहीं देते। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये प्रैक्टिस में तो आप डिसाइड करते हैं ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल नहीं है, केस को पढ़ के उसकी नेचर को देख के। एग्जाम में कैसे फैसला करेंगे ये एक्सेप्शनल है कि नहीं? एग्जाम में जो भी आएगा वो एक्सेप्शनल ही एज्यूम करना है आपने। ठीक है, कभी कहेगा जी सीएफओ को आपने जॉब से निकाल दिया, उसने केस कर दिया, ठीक है, एक्सेप्शनल लिटिगेशन। ठीक है, कभी कहेगा आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से कस्टमर को कोई नुकसान हुआ, एक्सेप्शनल लिटिगेशन। ठीक है जी। तो ये जो भी एग्जाम में आया आपने उसे एक्सेप्शनल लिटिगेशन एज्यूम करना है। क्लियर हो गया जी? और की क्वेश्चन? एक मिनट, टैक्स कंटीजेंसी वाली एग्जाम टिप कल बताऊंगा, आज नहीं, कल जी। और की क्वेश्चन? फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो लॉ प्रेस्क्राइब क्यों करता है? हमने एग्जाम में पढ़ी थी ना, बात ऐसा था फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं होता लेकिन लॉ प्रेस्क्राइब करता है। वो इस वजह से कि लॉ मेकर जो है उनके ख्याल में उसी फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा गालबन चैप्टर 5 होगा, चैप्टर 5 है या चैप्टर 8 है, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर में ये कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस हुआ है कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ है, तो क्या करना है, ये मैं वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ कि कब ऐसे होता है, क्यों होता है। और की क्वेश्चन जी? बेसिस फॉर ओपिनियन या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ये दोनों एक ही चीज है या फर्क है? ये सुन लीजिए, रिपोर्ट में बेसिस का पैराग्राफ एक ही आएगा। अब वो बेसिस फॉर ओपिनियन होगा या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन होगा, ये डिपेंड करता है ओपिनियन कौन सा है। अगर आपने ओपिनियन दिया है अनमोडिफाइड तो नीचे वाला पैराग्राफ जो होगा वो क्या होगा? बेसिस फॉर ओपिनियन। अगर ओपिनियन दिया है क्वालिफाइड, होता क्या है, अगर तो अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो ओपिनियन पैराग्राफ की हेडिंग होती है ओपिनियन, और नीचे वाले पैराग्राफ की हेडिंग होती है बेसिस फॉर ओपिनियन। ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? ओपिनियन, बेसिस फॉर। सिर्फ ओपिनियन का मतलब यही अनमोडिफाइड ओपिनियन। जैसे वो कंपनी लॉ में होता था ना कि प्राइवेट कंपनी के नाम में लफ्ज प्राइवेट लिखा होता है, पब्लिक कंपनी के नहीं, उसी तरह अनमोडिफाइड ओपिनियन है ना,
तो अनमोडिफाइड नहीं लिखा होगा, मॉडिफाइड है फिर लिखा होगा। वो हेडिंग अनमोडिफाइड में हेडिंग आएगी ओपिनियन, नीचे आएगा बेसिस फॉर ओपिनियन आएगा। अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है, ओपिनियन की हेडिंग आएगी क्वालिफाइड ओपिनियन, और नीचे वाले पैराग्राफ की हेडिंग बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। शाबाश। और अगर एडवर्स ओपिनियन है, एडवर्स ओपिनियन, और नीचे बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्लियर हो गई बात? तो ये आपने ध्यान में रखना है। एग्जाम में अगर आपने कहा ना कि ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर अगली लाइन आपने अगर ये लिखी ना तो गलत होगी कि ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, ये गलत होगी। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन लिखना है, ये टेक्निकली करेक्ट है। क्लियर हो गया मेरे भाई? आइंदा इस चीज का ख्याल रखेंगे केस स्टडी करते हुए। शाबाश। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में 3 चीजें बताई थी, अगर इसके अलावा एक्सप्लेनेशन देना चाहे तो क्या दे सकते हैं? नहीं। देखिए इन्हीं 3 पॉइंट्स को, 2 चीजें हैं, एक है इन्हीं 3 पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहे कर सकते हैं। जैसे अगर उस मैटर को मजीद एक्सप्लेन करना चाहे ना तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन 3 की 4 चीजें नहीं बना सकते, फर्क है। 3 चीजों में से किसी एक को डिटेल देनी है वो दे सकते हैं। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में 3 चीजें थी ना, याद है? रेफरेंस था, मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड था, और था ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड। 3 का 4 नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से मैटर को मजीद एक्सप्लेन करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन अब अभी एडवांस कंसेप्ट आ गए। वैसे आपको बता रहा हूं, सवाल पूछा, स्टैंडर्ड कहता है एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में उस मैटर को ज्यादा तफसील में ना बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि जो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है वो 2 पैराग्राफ में हो, आप जो एम्फसाइज कर रहे हैं वो 3 पैराग्राफ में चला जाए। इससे अब टेक्निकल बात है, जरा गौर से सुनिएगा, अहम नहीं है वैसे, लेकिन एडवांस कहता है अगर ऐसा हुआ ना कि आपने एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में मैटर को ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो यूजर समझेगा शायद ये मैटर मैनेजमेंट ने सही एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, ऑडिटर ने एक्सप्लेन सही किया है। और अगर यूजर के जहन में ये बात आ गई ना तो यूजर के जहन में अगली बात पता क्या आएगी कि अगर ये मैटर मैनेजमेंट ने सही डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था तो ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों नहीं दिया। इसीलिए वो कहता है एम्फसिस का मकसद सिर्फ एम्फसिस होना चाहिए, सिर्फ एम्फसाइज कर दे, रेफर कर दे, बाकी डिटेल उधर होनी चाहिए। हमने सिर्फ उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करना। फुल्ली एक्सप्लेन किधर होगा मैटर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्लियर होगी बात? अगर डिस्क्लोजर दिया तो है लेकिन उस डिस्क्लोजर में थोड़ी बहुत कमी बेशी है, ऐसा ही है, यही प्रमाण है, तो हमें वो जो कमी बेशी उसने डिस्क्लोजर में की है उसको एमसीक्यू मैटर में बता देना चाहिए? नहीं, वो मिस स्टेटमेंट है, उसे हमने बेसिस क्वालिफाइड ओपिनियन देके बेसिस क्वालिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन करना है। इसके एग्जांपल सुन लीजिए, 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूं। पहली एग्जांपल, स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है कि जो भी रिलेटेड पार्टीज होती है ना, रिलेटेड पार्टी पता क्या होती हैं किसी भी कंपनी की? उसकी एसोसिएटेड कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, ये रिलेटेड पार्टीज कहलाती हैं। डायरेक्टर्स ये रिलेटेड पार्टी होते हैं, डायरेक्टर्स के रिश्तेदार ये रिलेटेड पार्टीज होते हैं। किसी भी हमारा जो ऑडिट क्लाइंट होगा, हमारी कंपनी होगी, इसकी रिलेटेड पार्टी कौन होती है? उसके होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड कंपनीज, उसके डायरेक्टर्स, उस मैनेजमेंट और उसके रिश्तेदार। स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जितनी भी रिलेटेड पार्टीज के साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है। और डिस्क्लोज में क्या करना है आगे वो पूरा डिस्क्लोजर बताता है। कहता है नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी लिखो, नेचर ऑफ रिलेशनशिप लिखो, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन लिखो, फिर अमाउंट्स लिखो। हमने क्या किया, बाकी सारी चीजें तो लिखी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप नहीं लिखा। इसको स्टैंडर्ड क्या पता क्या कहता है टेक्निकली? कहता है डिस्क्लोजर है तो सही, एडिक्वेट नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। क्या कहता है स्टैंडर्ड? डिस्क्लोजर है तो सही, एडिक्वेट नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं। वो कहता है डिस्क्लोजर ना देना ये भी मिस स्टेटमेंट है, और डिस्क्लोजर दिया लेकिन एडिक्वेट एप्रोप्रिएट नहीं है, ये भी मिस स्टेटमेंट है। दूसरी मिसाल सुने, दूसरी मिसाल है गोइंग कंसर्न की, कि अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम हो ना, बड़ी गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रही हो, उसको डिस्क्लोज करना होता है ताकि यूजर को पता चल जाए, इन्वेस्टमेंट करने वालों को, कि ऐसा ना हो मैं उधर इन्वेस्टमेंट करूं उधर कंपनी डूब जाए। तो जो मसले मसाइल कंपनी फेस कर रही होती है ना, जो बड़े मसले होते हैं गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड क्या कहता है? उसको डिस्क्लोज करना है। अब हमने ये तो कह दिया कि गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है, किस वजह से है ये नहीं बताया। बताइए मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? डिस्क्लोजर दिया तो है लेकिन एडिक्वेट नहीं। इसी तरह एक केस स्टडी में उसने पूछा कि आपने ये तो बताया है कि वो इवेंट या कंडीशन जिसकी वजह से मसला आ रहा है वो जिक्र कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसकी वजह से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है। ये दोनों बताने चाहिए आपको, मसला भी बताना चाहिए और उस मसले का जो इफेक्ट है वो भी बताना चाहिए। एक चीज बताइए, एक नहीं बताई। डिस्क्लोजर है तो सही, एडिक्वेट, ये भी मिस स्टेटमेंट होती है। इसको क्या हम एमसीक्यू मैटर वगैरह में डिस्कस करें? ये मिस स्टेटमेंट है, इसको हमने क्वालिफाइड ओपिनियन देना या एडवर्स जो भी बनता है, ये मिस स्टेटमेंट है, इसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड ओपिनियन में डिस्कस करें। क्लियर हो गया मेरे भाई? और की क्वेश्चन? शाबाश। अच्छा, हाइब्रिड क्लास में एक दो बच्चों ने सवाल पूछे, आने से पहले उधर से मैं चक्कर लगा के आता हूं। तो उनमें से एक उन्होंने एक सवाल ये पूछा, अच्छा सवाल था, एमसीक्यू मैटर। मैंने कहा सर एमसीक्यू मैटर हम तब देते हैं जब वो जो मैटर है ना वो फंडामेंटल हो, डिस्क्लोज किया गया और फंडामेंटल हो। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मैटर फंडामेंटल है कि नहीं? तो इसका जवाब ये है कि इसी तरह एक और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे पता चलेगा सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो देखिए जो सब्सिक्वेंट इवेंट है ना, वो कोई भी इवेंट होता है, वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं ये डिसाइड करना आसान है। कैसे? आप उसकी अमाउंट को कंपेयर कर लें 5% ऑफ प्रॉफिट के साथ। अगर उसकी अमाउंट 5% ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा है
इसका मतलब है वो मटेरियल है, मटेरियल का मतलब सिग्निफिकेंट ही होता है। ये डिसाइड करना आसान है। कैसे पता चलेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन या सब्सिक्वेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट के साथ। और अगर उसने अमाउंट नहीं दी हुई तो जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट है फिर अज्यूम कर ले क्या है, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है कि नहीं ये डिसाइड करना आसान है, इसमें अमाउंट्स इन्वॉल्व है। फंडामेंटल जो है ना, इसका ताल्लुक क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया से नहीं है, क्वालिटेटिव क्राइटेरिया से है, जजमेंट से है। ये डिसाइड करना मुश्किल, ये आप जब प्रैक्टिस में जाएंगे फिर आप अपनी जजमेंट की बेस पे डिसाइड कर सकेंगे। एग्जाम में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई मैटर फंडामेंटल है कि नहीं? एग्जाम में आपने चुप करके 8 में से कोई भी सिचुएशन आ गई ना केस स्टडी के अंदर, आपने क्या अज्यूम करना है, ये फंडामेंटल है। अगर वो सही डिस्क्लोज हुई है, एमसीक्यू मैटर दे देना आपने। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो एमसीक्यू मैटर में जितनी भी सिचुएशंस हैं वो सारी एग्जांपल कोई भी आ गई एग्जाम में तो क्या करना है, फंडामेंटल है। समझ आई? अच्छा, और क्वेश्चन सिग्निफिकेंट हो गया। हाँ, स्टूडेंट ने कहा सर एक डिजास्टर वाला पॉइंट भी था। ये सवाल अच्छे पूछे आज आपने, डिजास्टर वाला भी। तो जब डिजास्टर होगा तो इसमें तो कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन इफेक्ट हो सकती है। हो सकता है कंपनी को इतना नुकसान हो वो चल ही ना सके, तो इसमें तो एमसीक्यू मैटर की बजाय गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी को डिस्कस नहीं करना चाहिए। कंसर्ट करें बच्चे, सवाल बिल्कुल वैलिड है। अब गोइंग कंसर्न आएगा कि एमसीक्यू मैटर, याद रखिएगा ये केस स्टडी में अक्सर आपको डिसीजन करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब मैं आपको इसका जवाब नहीं बताऊंगा, बल्कि 2 केस स्टडी आपके सामने रखता हूं, आप खुद सीख लेंगे। पहली केस स्टडी, उसने कहा हमारा एक क्लाइंट है, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कितने? एक मैन्युफैक्चरिंग। उसमें आग लग गई, इंश्योरेंस भी नहीं करवाई हुई। डिजास्टर है कि नहीं है? आग लगना डिजास्टर है। एमसीक्यू मैटर के गोइंग कंसर्न, शाबाश। अगली बात सुना, एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी, इंश्योरेंस करवाई हुई थी, आग लग गई उसको। अब बताइए डिजास्टर है, गोइंग कंसर्न या कितने स्टूडेंट का ख्याल है गोइंग कंसर्न? कितना का ख्याल है एमसीक्यू मैटर? शाबाश। एमसीक्यू मैटर क्यों? हालांकि एक ही प्लांट है, शाबाश। इंश्योरेंस करवाई हुई है, उधर से पैसे आ जाएंगे, काम चलेगा। हाँ, महीना 1.5 महीना डिस्टर्बेंस रहेगी, लेकिन कंपनी बंद नहीं होगी। ऐसा ही है। आखिरी सवाल केस स्टडी में से, अब ये C5 लेवल की केस स्टडी है। एक कंपनी है, उसके 3 वेयर हाउसेस हैं, एक कराची में, एक लाहौर में, एक पेशावर में। केपीके में जलसा आया और पेशावर वाले वेयर हाउस में जितनी भी इन्वेंट्री थी सारी की सारी तबाह हो गई। जलसा नहीं, जलजला 9 मई, हम 9 मई की, हाँ, हाँ, तो 9 मई की छुट्टी है ना कर। अच्छा ना भाई, सियासी गुफ्तगू ना किया करें। अब ये ना कहेगा ये हुआ सियासी नहीं था। तो किधर थे यार, डिट्रैक्ट कर देते हैं आप। जलजला आ गया, जलजला आ गया, जलजला आ गया और केपीके में जितने हमारा इन्वेंटरी सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई। अब बताइए डिजास्टर है, एमसीक्यू मैटर या गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी? एमसीक्यू मैटर, शाबाश। क्यों गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी क्यों नहीं? हालांकि इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई। हाँ जी भाई, 2 अभी तो है ना, फैक्ट्री बंद, बिजनेस बंद थोड़ी हो जाएगा, बाकी 2 हैं, वहां से सामान चलाएंगे, वहां सामान लेके आएंगे, वहां से काम चलता रहेगा। तो इस तरह ये गिवन इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। सम टाइम डिजास्टर से गोइंग कंसर्न इफेक्ट होती है, सम टाइम नहीं होती। पहली चीज जो आपने देखनी है वो ये कि जो चीज डिस्ट्रॉय, वो एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था या मल्टीपल थे? अगर मल्टीपल थे तो फिर गोइंग कंसर्न का इफेक्ट नहीं आएगा। एक है तो फिर भी आपने अगली चीज देखनी है, क्या इंश्योरेंस करवाई थी? इंश्योरेंस करवाई हुई थी, फिर भी नहीं, गोइंग कंसर्न नहीं आएगा। हाँ, एक ही प्लांट था, उसकी भी इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, डिस्ट्रॉय हो गया, फिर गोइंग कंसर्न आएगा। क्लियर हुई है बात? आगे और भी एग्जांपल है, लेकिन केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, टेस्ट आपको बता दिया, ठीक है। अब जरा होम असाइनमेंट थी छोटी सी, इसको डिस्कस कर लें, फिर आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी भाईजान रिप्रोडक्शन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी बाजू का सिखाना पड़ता है। व्हाट इज मेंट बाय एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इन द आइटम्स रिपोर्ट? क्या बताना है? डेफिनेशन। चलो, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच एन आइटर वुड बी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एन एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इन द आइटम्स रिपोर्ट। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है भला? टाइम बाउंड करना है अपने आप को, 5 नंबर 9 मिनट टाइम बाउंड करना है। फिर उसके बाद ये लिख देंगे और फिर इसका सर्कमस्टेंसेस। आपके ख्याल में डेफिनेशन के कितने नंबर होंगे? 2 नंबर। डेफिनेशन छोटी नहीं है, बड़ी है। मेरा ख्याल है 2 नंबर तो होंगे, 2.5 नहीं होंगे। इक्वली डिवाइड ना करें, ऐसे ना करें। और सर्कमस्टेंसेस जो हैं इसके कितने होंगे शायद? बाकी जजमेंट है, मे भी जजमेंट डिफरेंट हो सकता है, 2.5 हमें नहीं पता, लेकिन जजमेंट है, जजमेंट मे भी डिफरेंट। आपकी जजमेंट कुछ और, मेरी जजमेंट कुछ और। 3। अच्छा, 3 नंबर अगर सर्कमस्टेंसेस लिखने के हैं, अब मेरी अगली जजमेंट क्या भला कि मुझे 3 एग्जांपल्स ही लिखनी है, 6 लिखनी है? एक एग्जांपल का 1 नंबर होगा या 0.5? अब ये भी मुझे एग्जाम में बैठे कंफर्म नहीं है, आई कैप कभी नहीं बताएगा। मार्किंग स्कीम आनी है उसके एग्जाम के 3-4 महीने बाद।
अब हो सकता है उस वक्त जब मार्किंग स्कीम आए एक पॉइंट लिखने का एक नंबर हो, मे बी 0.75 हो, मे बी 0.5 हो। अब मुझे एग्जाम में बैठ के नहीं पता मैं रिस्की खेलूं कि रिस्क फ्री होके खेलूं। रिस्क फ्री अप्रोच क्या है, एक एग्जांपल का एक नंबर एज्यूम करूं कि 0.5 ज्यादा लिखना है, ज्यादा लिखना है और ये ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये डेफिनेशन और 6 एग्जांपल्स दोनों मिलाकर मैं 7-8 मिनट में निपट जाएगा एवरी स्टूडेंट के लिए भी, एवरी स्टूडेंट। ठीक है, फिर कितने स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया रिटन फॉर्म में था कि वर्बल था? रिटन फॉर्म में था। कितने स्टूडेंट ने किया, कितने स्टूडेंट्स ने टाइम बाउंड किया, टाइम मेंशन किया साथ, और कितने स्टूडेंट्स का टाइम इस टाइम में नहीं हो सका, ज्यादा टाइम लगा जितना मेंशन किया? 2-3 स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है आपको एक प्रॉब्लम अपनी आइडेंटिफाई हो गई क्या, कि या तो आपकी स्पीड कम है या जरूरत से ज्यादा लिख रहे हैं। अब आपने ये डिसाइड करना है कि स्पीड कम है कि जरूरत से ज्यादा, उसको फिर काउंटर करना है। अगर आप ये प्रैक्टिस ना करें तो फिर आपको एग्जाम में जाके पता चलता है कि सर वो पूरा क्वेश्चन हो नहीं पाया। अब आपको भी पता चल गया कि अगर इसी अप्रोच के साथ चलते हैं तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट, लेकिन ये सिर्फ 2-3 स्टूडेंट में प्रॉब्लम है, बाकियों में नहीं। बाकी सब अप्रोच के मुताबिक चलते जाएं, बाकियों को अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका टाइम ज्यादा लग रहा है इनको चेंज करने की जरूरत। 37 डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस व्हेन एन राइटर विल फॉर्म ए क्वालिफाइड ओपिनियन एंड एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन कब? 1 मिनट हारिएगा, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ क्वालिफाइड। अगर स्टूडेंट ने ठीक जवाब दे दिया मतलब आप सबने कंसेप्ट समझ लिया, और अगर ठीक जवाब नहीं दिया इसका मतलब सारी क्लास फारग। जी बताइए क्वालिफाइड ओपिनियन कब दिया जाएगा? एडवर्स नहीं पूछूंगा, डिस्क्लेमर नहीं पूछूंगा, सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन बता दें आप। हाँ जी जी हाँ शाबाश, जब मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो उसका फिर शाबाश। मैं एक्सपेक्ट करता शायद आप सिर्फ मिस स्टेटमेंट बताएंगे या सिर्फ स्कोप लिमिटेशन बताएंगे, तो पकड़ दो। आपने बिल्कुल सही बताया कि मिस स्टेटमेंट भी कवर होती है, स्कोप लिमिट कवर होती है, शाबाश। वैसे मैं पूछना तो नहीं चाहता, हाँ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देते हैं? 1 मिनट है ना, अगर भाई डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का नहीं पता, ये तो ऐसा है जैसा हमारे ऑडिट का डेबिट क्रेडिट, ये भाई बताएगा। अफसोस कर रहा है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देते हैं? और उसका इफेक्ट स्कोप लिमिटेशन हो, उसका इफेक्ट एडवर्स हो, शाबाश। परवेसिव हो भाईजान, एडवर्स क्या है? एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ओपिनियन है। एडवर्स ओपिनियन है, इफेक्ट नहीं है। चलिए बहरहाल ये क्लियर हो गया आपको। क्लास में कोई स्टूडेंट बता सकता है ऑडिटर एंगेजमेंट से विड्रॉ कब करता है? विड्रॉ का मतलब समझते क्या होता है? कि रिपोर्ट दिए बगैर घर चले जाना। विड्रॉ कब करता है बताइए? स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो और उसका इफेक्ट परवेसिव हो, शाबाश, तो ऑडिटर विड्रॉ कर लेता है। अच्छा इसकी रीजन कोई बता सकता है क्यों स्कोप लिमिटेशन, नॉर्मल स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट परवेसिव होना याद रखिएगा, उस पर ऑडिटर विड्रॉ नहीं करता, डिस्क्लेमर देता है। लेकिन जब स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो और उसका इफेक्ट परवेसिव होना तो ऑडिटर की कोशिश होती है विड्रॉ कर लो। क्यों? क्योंकि शाबाश, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट से मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होता है कि मैनेजमेंट इंटेग्रिटी नहीं है, ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाता है। इस वजह से इसको हर परवेसिव स्कोप लिमिटेशन पे विड्रॉल नहीं है। जो स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है और उसका इफेक्ट परवेसिव है उस पे विड्रॉल है अगर पॉसिबल हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ। कल हमने जो कंसेप्ट स्टडी किया, परसों कंसेप्ट हमने स्टडी किया था, यानी जो प्रीवियस था, वो ये कि ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन कब देता है। हमने सीखा जब मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो, उसका इफेक्ट मटेरियल हो या परवेसिव हो, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जाता है। कल हमने ये चीज सीखी थी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई मैटर ना तो मिस स्टेटमेंट होता है और ना ही स्कोप लिमिटेशन होता है, लेकिन वो यूजर्स को बता देना जरूरी है क्योंकि वो फंडामेंटल है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंडामेंटल है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो वो हम कैसे बताते हैं? अच्छा अगर आप एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ की लिस्ट को गौर से देखें ना तो आपको पता चलेगा ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं। रिलेट करते इसलिए तो उसमें डिस्क्लोज होते हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट ना करते तो डिस्क्लोज ना। तो इसका मतलब एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ के साथ आप ये लिख सकते हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या लिख सकते हैं? बल्कि लिखा हुआ है रिलेटेड टू एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में सब में कॉमन चीज क्या है? ये सारे के सारे पैराग्राफ रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई मैटर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं है लेकिन वो यूजर्स को बता देना जरूरी हो ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं अबाउट ऑडिट, अबाउट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बताइए मेन कंसेप्ट वैसा ही है जैसा एमसीक्यू मैटर है, यानी क्या कि ये ऐसा मैटर है जो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं है लेकिन यूजर को बता देना जरूरी है।
क्यों जरूरी है? ताकि उनकी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। एमसीक्यू मैटर में जो मैटर थे वो किसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग। और जो आज हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं इसमें कौन से मैटर्स हैं? जो ऑडिट से रिलेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं, ऑडिट से रिलेटेड। क्या ऐसा हो सकता है कि ऑडिट से रिलेटेड भी कोई मैटर्स हो जो कि यूजर्स को बता देना जरूरी हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसकी कई एग्जांपल्स हैं। जो सबसे कॉमन एग्जांपल है इसकी वो ये है कि अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया, पिछले साल वाले ऑडिटर को हम कहते हैं प्रीवियस ऑडिटर नहीं कहते, प्रीडिसेसर ऑडिटर कहते हैं। पिछले साल अगर किसी और पर्सन ने ऑडिट किया है उसको क्या बोलते हैं? अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है, पिछले साल का इनकम एक्सपेंस एसेट्स लायबिलिटी किसी और ने ऑडिट की है, इस साल की हमने ऑडिट की है, तो मसला पता है क्या होता है? इस साल जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना उसमें कंपैरेटिव भी आ रहा होता है। तो यूजर ये समझ रहा होता है कि शायद हम ऑडिटर की जिम्मेदारी में इस साल की फिगर्स तो हैं ही हैं, पिछले साल की फिगर्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। हालांकि खुद बताइए क्या पिछले साल की फिगर्स को वेरीफाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है? नहीं है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको प्रेजेंट करना है। उनको क्या बोलते हैं आप? कंपैरेटिव बोलते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर बोलते हैं? कंपैरेटिव। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि कंपैरेटिव को प्रेजेंट करे। इस साल के ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कंपैरेटिव को ऑडिट करे। इस साल की ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ इस साल की फिगर को वेरीफाई करे। लेकिन यूजर ये समझ रख सकते हैं कि जो ऑडिटर देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कंपैरेटिव भी शामिल है। यूजर ये समझ सकता है कि शायद कंपैरेटिव भी हमने वेरीफाई कर लिया है, इसलिए तो हम सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कह रहे हैं। समझ सकते हैं कि नहीं? क्या हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर कर देनी चाहिए यूजर की? कैसे करेंगे? अदर मैटर पैराग्राफ से। यही है अदर मैटर पैराग्राफ का कंसेप्ट कि बाज़ का कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट से रिलेट कर रहे होते हैं, ऑडिट प्रोफेशन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं, इससे ऑडिट से रिलेट कर रहे होते हैं। वो यूजर्स को बताना जरूरी। वो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन नहीं होते, क्योंकि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन होते ओपिनियन उधर जाते हैं। लेकिन वो ऑडिट से रिलेट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी रिलेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रहे होते हैं तो एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में जाते हैं। वो किससे रिलेट करते हैं? ऑडिट। इसलिए उन्हें किस पैराग्राफ में इंक्लूड किया जाता है? अदर मैटर पैराग्राफ में। अच्छा गेस कीजिए, अगर कंसेप्ट भी समझ याद कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन ऑडिट में कंसेप्ट भी आप समझ रहे हैं, तो अगले सवाल का जवाब दीजिए। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होना लाजमी है। कल हमने डिस्कस कर लिया था। क्या अदर मैटर पैराग्राफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होंगे? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है होंगे? हाँ, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल नहीं होंगे? शाबाश, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं करते, इस वजह से डिस्क्लोज नहीं है, डिस्क्लोज नहीं होते फाइनेंशियल। अदर मैटर वाले मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज इस वजह से नहीं कि वो मिस स्टेटमेंट हो गई है, डिस्क्लोज नहीं किया, बल्कि किस वजह से? वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट ही नहीं करते। भाई बात समझ रहे हैं? अब आइए, कंसेप्ट बिल्ड हो गया, अब देखते हैं वो क्या कहता है। देखिए अदर मैटर पैराग्राफ को उसने उसी तरीके से एक्सप्लेन किया है जिस तरीके से एमसीक्यू मैटर। कैसा? पहले डेफिनेशन बता दी, फिर एग्जांपल्स बता दी, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन बता दी, प्लेसमेंट बता दी, प्लेसमेंट बता दी। लेकिन एक चीज मुझे पसंद नहीं है। क्या चीज पसंद नहीं है? ऑडिट ओएम पसंद नहीं है। ओएम, क्योंकि ओएम स्टैंडर्डाइज्ड एब्रिविएशन नहीं है। ठीक है, ओएम स्टैंडर्डाइज्ड एब्रिविएशन, इसकी वजह हम क्या लिखेंगे? अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है, पहले उसने डेफिनेशन सिखाई हमें, फिर क्या किया? एग्जांपल्स, फिर प्रेजेंट कैसे करना है, फिर उसकी प्लेसमेंट कहा है। प्लेसमेंट तो बड़े बस बता दिया, एट एंड। डेफिनेशन कह रहा है अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर्ड नेसेसरी। यहां तक सारे लफ्ज वही हैं जो एमसीक्यू मैटर। यहां से आगे वो क्या था? टू ड्रॉ यूजर अटेंशन। यहां पे क्या है? टू कम्युनिकेट ए मैटर। ठीक है, फिर आगे क्या करा? नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, नॉट डिस्क्लोज। वहां पे क्या था? डिस्क्लोज। यहां पे नॉट डिस्क्लोज, नॉट रिक्वायर्ड टू बी। अच्छा, डिस्क्लोज किस वजह से नहीं किया? मिस स्टेटमेंट है इस वजह से नहीं किया? नहीं, वो रिक्वायर्ड ही नहीं था, इस वजह से नहीं किया। यानी अदर मैटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ना होना ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक ही नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ये रिक्वायर्ड ही नहीं था। मिस स्टेटमेंट वो होती है जो रिक्वायर्ड हो डिस्क्लोज करना और ना की जाए। जो चीज रिक्वायर्ड ही नहीं है वो डिस्क्लोज नहीं की, वो मिस स्टेटमेंट नहीं होती। तो अदर मैटर पैराग्राफ क्या है? इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर नेसेसरी टू कम्युनिकेट ए मैटर। पहला कम्युनिकेट व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट इज रेलेवेंट, फंडामेंटल नहीं, क्या
रेलिवेंट, फंडामेंटल थोड़ा ज्यादा अहम चीज को कहते हैं रेलिवेंट, निस्बतन कम अहम से, लेकिन यूजर को बताना फिर भी जरूरी है। चीज रेलिवेंट टू यूजर अंडरस्टैंडिंग किस चीज की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नहीं, ऑडिट, ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी की। ठीक है, प्रोवाइडेड शर्त क्या है, कम्युनिकेशन इज, ऐसा ना हो कम्युनिकेशन लॉ ने प्रोहिबिट की हो आप डिस्क्लोज कर दें। जैसे कॉन्फिडेंशियल मैटर मना है कि हम हमारे लिए लॉ ने ये मना किया, कोड ऑफ एथिक्स भी मना करता है कि ऑडिट के दौरान में ना आपको अपने क्लाइंट के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपने वो लोगों को नहीं बताने। अब ऐसा ना हो कि एफसी का ऑडिट करने के लिए जाए, उनका वो सैकड़ों सालों से जो वो कहते हैं सीक्रेट फार्मूला है वो हमें पता चल जाए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, और हम क्या करें, हम कहें ये तो यूजर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है और उसे अदर मैटर पैराग्राफ में डाल दें। मैनेजमेंट ने तो डिस्क्लोज नहीं किया होगा उसको, जाहिर है उन्होंने मना है डिस्क्लोज, बिजनेस चलना उनका। क्या हम एज ऑडिटर ऐसे मैटर को डिस्क्लोज कर सकते हैं अदर मैटर में जो कॉन्फिडेंशियल, जो लॉ मना करता है? नहीं कर सकते। तो ऐसा मैटर जो लॉ मना करे उसे हम कम्युनिकेशन प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, उसे हमने अदर मैटर में डिस्क्लोज नहीं करना। और ऐसा मैटर जो की ऑर्डर मैटर हो, की ऑर्डर मैटर को भी नॉट डिस्क्लोज नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर वो की मैटर है जाएगा, अदर मैटर में थोड़ा जाएगा। यानी मैटर कौन सा है जो किसे रिलेट करता है, ऑडिट, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट से, प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। लॉ ने मना कर दिया वो काम हम नहीं करेंगे। लॉ की बात, फ्रेमवर्क जो सबसे बढ़िया एग्जांपल थी उधर हमने लॉ की बात मान ली, हालांकि हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल था, लॉ रिक्वायर कर रहा था, हमने मान लिया। तो ये तो फिर उससे कम दर्जे की बात है, लॉ चीज मना कर दे हम वो डिस्क्लोज इंक्लूड नहीं करेंगे रिपोर्ट। और अगर प्रोवाइडेड के मैटर की ऑडिट मैटर ना हो, अदर मैटर में कौन सा मैटर आएगा जो की ऑडिट मैटर ना हो, क्योंकि अगर वो की ऑडिट मैटर है तो जाएगा, इधर थोड़ी जाएगा। बात समझ आ गई हमें? तो बेसिक डिफरेंस एमसीओ मैटर अदर मैटर में क्या है, एमसीओ मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, अदर मैटर ऑडिट से रिलेटेड होते हैं। डेफिनेशन देखें, समझ आती है? जरा बुक में जो डेफिनेशन है इसको पढ़े, एक एक लफ्ज आपको समझ आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, फिर इसके बाद एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। शाबाश, जल्दी से रीड कर लीजिए, हाइब्रिड क्लासेस कर लगा। अभी किताब खोली है, मैं आया किताब डर के बैग में छुप गई, ऐसा है क्या? कि वो मैटर कम्युनिकेट करना लॉ ने मना ना किया हो। अगर हम सोच रहे हैं कि कोई मैटर अदर मैटर में डालना चाहिए लेकिन लॉ ने मना कर दिया, नहीं डालेंगे, यही कह रहा है। पढ़ लिया? कर ली रीडिंग? समझ आ गया आपको? एक एक लफ्ज समझ आ गया? हाँ जी बिल्कुल। क्लियर? कोई क्वेश्चन तो नहीं आता? जी पढ़ लिया आपने? आगे चलते हैं। अब आ जाए एग्जांपल। केस स्टडी के लिए आपको पता है सबसे अहम चीज क्या होती है? एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल, अदर मैटर पैराग्राफ कब इंक्लूड करेंगे हम अपनी रिपोर्ट में? पहले चीज, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड आर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, किसी और ऑडिट, हमने नहीं, किसी और ने ऑडिट किया, यानी प्रीडिसेसर ऑडिटर। तब हम अदर मैटर पैराग्राफ में लिख देंगे भैया पिछले साल का इस बंदे ने ऑडिट किया था, इसने ये ओपिनियन दिया था, पिछले साल की फिगर आप जानो और ये ऑडिटर जाने, हमारा लेना देना नहीं। अदर मैटर में हम अपनी जिम्मेदारी बता क्लियर कर देते हैं कि इस साल की तो हमारी जिम्मेदारी है, पिछले साल का जो कंपैरेटिव्स है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्लियर है? तो ये ऑडिट से रिलेट करता है ना। दूसरी चीज, व्हेन ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब ऑडिटर एक से ज्यादा सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट देता है। भाई ये क्या हुई बात? मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या? ये सुन ले, इसका ये मतलब नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीइश्यू हुई, ना ना ना। इसका मतलब क्या है कि किसी वजह से ऑडिटर जो है उसने मैनेजमेंट ने 2 दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई और ऑडिटर ने दोनों दफा उसको वेरीफाई किया। इसकी एग्जांपल सुनिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी और आईक्यू भी टेस्ट करता है। जो क्या ऐसा पॉसिबल है पाकिस्तान में एक कंपनी हो और उसकी होल्डिंग कंपनी यूएसए में हो? पॉसिबल है। इस कंपनी ने जो पाकिस्तान की कंपनी है, एक नहीं 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। अच्छा, आपको यह पता है कि आईएफआरएस जो है ना, आईएफआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो, या सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो प्रोबेबली फ्रेमवर्क है ना, वो आईएफआरएस। लेकिन ये दुनिया की हर कंट्री में एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है ना, उन्होंने आईएफआरएस फॉलो नहीं किया। यूएसए ने किया, रशिया ने नहीं किया, चाइना ने नहीं किया, इंडिया ट्रांजिशनल फेज में है। इंडिया और बड़ी बड़ी इकोनॉमी देखें,
अच्छा, अब यूएसए में चलते हैं, यूएस उसमें फ्रेमवर्क आईएफआरएस नहीं है तो फिर कौन सा फ्रेमवर्क है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यूएस। अगर फ्रेमवर्क हम आपने सिर्फ गैप नहीं कहना आइंदा, यूएस गैप कहना, क्योंकि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में एक जगह लिखा हुआ है कि अगर आपका फ्रेमवर्क आईएफआरएस के अलावा कुछ और है ना, तो आपने वो जिस कंट्री का, जिस ज्यूरिसडिक्शन का फ्रेमवर्क है ना, उसका नाम साथ जोड़ना है। तो सिर्फ गैप बोलेंगे पता नहीं चलेगा, यूएस गैप बोल। तो पाकिस्तान की जो कंपनी सब्सिडरी है उसने 2 दफा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। पहली दफा आईएफआरएस के मुताबिक पाकिस्तान के लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं उन तक पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भेजने के लिए, वो आईएफआरएस के मुताबिक होंगे, उनका भी ऑडिट होगा। दूसरी दफा दूसरा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, वो किस फ्रेमवर्क के मुताबिक? यूएस गैप के मुताबिक। और वो किसको भेजना है? होल्डिंग कंपनी को। उसका भी ऑडिट जरूरी है ताकि होल्डिंग कंपनी को पता चल जाए ये फिगर सारी ठीक है। ये है एग्जांपल 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बात समझ आई? ठीक है। तो अगर 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, अब ये देखिए, तो जो सेकंड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, सेकंड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा, उसमें यह बता दिया जाएगा कि सर हमने एक और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी ओपिनियन दिया है, उनको भी हमने ऑडिट किया है। ठीक है, आप कहीं उनको देख के परेशान ना हो जाएगा कि एक सेट आपके पास है, एक कहीं और भी है, सेम कंपनी, सेम ईयर, सेम ऑडिटर, लेकिन 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसमें जो बाद वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, उनमें फिर हम अदर मैटर पैराग्राफ ऐड करके लिख देते हैं क्या, कि भाईजान हमने एक और कंपनी, इसी कंपनी के एक और सेट को ऑडिट किया। ठीक है, उसको देख के कंफ्यूज ना हो जाइएगा। यूएस वाला ऑडिट एक ही दफा होगा, लेकिन हर साल होता है, क्योंकि उन्होंने अपने, अच्छा यूएस वाले को किस लिए चाहिए भला? उसने अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, उसे उसके लिए चाहिए। क्लियर हुई है बात? अच्छा, इसकी और एग्जांपल भी पॉसिबल है, और एग्जांपल भी पॉसिबल है। जैसे जैसे और सुनिए, हमने पाकिस्तान में आईएफआरएस के मुताबिक ऑडिट कर लिया, ऑडिट कर लिया। अब इसका जवाब आपने देना। ये आईकैप की थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की केस स्टडीज है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपने इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताना है, केस ध्यान से सुनने। हमने कंपनी का ऑडिट कर लिया, स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवानी थी, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दिया। उसके बाद सीएफओ दोबारा हमारे पास आ गया, कहते हैं सर एक और ऑडिट करवाना है। हमने कहा क्या करवाना है? उन्होंने कहा सर हम गए थे बैंक के पास, हमने बैंक से कहा कि हमें लोन चाहिए। बैंक ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करवा के लाओ। हमने जो आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करवाई थी ना, वो उनको दे दी। तो बैंक वाला कहने लगा ये तो हमें नहीं मंजूर, इसलिए कि ये आईएफआरएस के मुताबिक बनी है, हमें आपके प्रॉफिट से क्या गर्ज? प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो डिविडेंड है, उससे आपके इन्वेस्टर को गर्ज है। हमें ना प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना है, हमें ना डिविडेंड में से हिस्सा। हम अगर आपको लोन देंगे ना, तो हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट मिलना है। हम ये देखना चाहते हैं कि आपके पास इतने सफिशिएंट कैश फ्लोज हैं कि आप हमारे लोन की रीपेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट कर सके। तो खुद बताइए, क्या बैंक को प्रॉफिट से गर्ज है, अक्रूवल बेसिस से गर्ज है, कि कैश बेसिस है? बैंक कहता है मेरे को कैश बेसिस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के लाके दो, ऑडिट करवा के फिर लोन देता हूं आपको। ये दूसरी एग्जांपल। अब इसमें भी बताइए 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो बताइए। अच्छा ये बताइए फिर अदर मैटर पैराग्राफ पहले वाले ऑडिट की रिपोर्ट में आएगा कि दूसरे वाले की? दूसरे वाले, क्योंकि पहले वाले में तो हमें पता ही नहीं है कि कोई दूसरा सेट आएगा भी कभी, लेकिन दूसरे वाले में पता है। तो 2 सेट वाली बात दूसरे सेट में कंफर्म होती है। तो उसमें क्लियर। अब मुझे बताइए, ये जो दूसरे वाला ऑडिट है, ये जो दूसरे वाला, इसकी रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट होगा? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। शाबाश। किस लिए? क्योंकि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। बेहतरीन। भी समझ आया कि नहीं आया? कैसे स्पेशल पर्पस? कैश बेसिस फ्रेमवर्क बताया हुआ ना, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, इस वजह से एम्फसिस मैटर पैराग्राफ आएगा। और क्या आएगा? और क्या आएगा? अदर मैटर पैराग्राफ भी आएगा। अदर मैटर पैराग्राफ किस वजह से आएगा? 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब यहां रीजन डिफरेंट होगी। इसका मतलब एम्फसिस मैटर भी आ रहा है। बेहतरीन बेहतरीन। एम्फसिस मैटर भी आ रहा है इसी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, अदर मैटर भी आ रहा है, उसकी रीजन डिफरेंट है। एम्फसिस मैटर की रीजन क्या है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अदर मैटर की रीजन क्या है? 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हुए हैरान के नहीं? हुए परेशान के नहीं? नहीं हुए? अब करता हूं परेशान। अब अभी नहीं, अभी नहीं। चलें अभी पहले आप क्वेश्चन पूछें। नहीं, ऑडिटर का बाउंड नहीं, ऑडिटर बाउंड नहीं होता कि दोनों सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी ऐसा कर सकती है कि आईएफआरएस वाला ऑडिट किसी और से करवा ले और स्पेशल बेसिस वाला किसी और से, लेकिन कंपनी ऐसा करती नहीं है। क्यों नहीं करती भला? क्योंकि उसे डबल फीस देनी पड़ेगी। इसमें भी फीस थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि ऑडिटर ने जिसने पहला ऑडिट किया ना, जनरल पर्पस, भाई फ्रेमवर्क ही चेंज हुआ है, सिर्फ ट्रांजैक्शन तो चेंज नहीं हुई, मैनेजमेंट तो चेंज नहीं हुई, बिजनेस एक्टिविटीज तो चेंज नहीं हुई। तो जो दूसरे वाला सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है ना, वो चुटकियों में हो जाता है ऑडिट। लेकिन अगर यही काम कोई दूसरा ऑडिटर करेगा ना, तो शुरू से सारा काम इमेजिन कर सकते हैं आप। यही वजह है, आपने शायद कंपनी नाम में भी पढ़ा होगा कि जो ऑडिटर इंडिविजुअल जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिट करता है ना, वही ग्रुप का भी ऑडिट करता है। रीजन पीछे लॉजिक यही है
क्योंकि सारा काम उसने किया हुआ है, वही ऑडिटर ग्रुप का करेगा, वो चुटकियों में कर लेगा। तो इसीलिए हालांकि लीगली रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन स्टिल जो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को ऑडिट करता है ना, अगर कंपनी को किसी वजह से एक दूसरा सेट भी बनाना पड़े जैसे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे, तो उसी को कंपनी कहती है भैया आप ऑडिट कर दो। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा अब सुनिए, नहीं मुझे लगता है घूम गए आप। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर सिर्फ और सिर्फ ये केस स्टडी में कहता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बनी है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या होगा? एमसीक्यू मैटर। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपने एमसीक्यू मैटर नहीं कहा करना, आपने बताना है ऑडिटर शैल इंक्लूड एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इन दिस रिपोर्ट इन व्हिच ही शैल, तीन बातें बतानी है, रेफर, स्टेट द मैटर और स्टेट विल नॉट, ये तीन बातें बतानी है, ये तीन नंबर हैं, तीन बातें ना समझे इनको, सिर्फ एमसीक्यू मैटर लिख दिया ना, तीन नंबर गए। अब ये ना सुस्ती की वजह से इजी नंबर होते हैं, जैसे मिस स्टेटमेंट है, फैक्ट मटेरियल है, कहता है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, ऑडिटर स्टूडेंट कहते हैं ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक नंबर इजी नंबर गवा दिया, कैसे? बेसिस की बात नहीं की। तो एमसीक्यू मैटर में भी तीनों बात करनी, ठीक है? स्पेशल पर्पस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट होता है एमसीक्यू मैटर। अच्छा पहले जनरल पर्पस पे बनी थी, अब स्पेशल पर्पस पे बनी है, अब एमसीक्यू मैटर भी अदर मैटर भी। एमसीक्यू मैटर किस वजह से, रीजन दोनों की डिफरेंट होगी, स्पेशल और अदर मैटर किस वजह से, टू सेट्स की वजह से। अब सुनिए हैरान परेशान, टू रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट, टू रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है कि भाई मैनेजमेंट कह रहे भाई ये रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए है, आगे किसी और को ना देना, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, शाबाश। ठीक है, भाईजान ने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी तस्वीर भेजी, उसके नीचे में लिखा था फॉर योर आईज ओनली। ये क्या किया इसने, डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मैं आगे, मैंने कहा भाई ये तो मैंने आई कैप का फॉर्म सबमिट करवाना था आपका, उधर अपलोड करनी थी, आपने डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब क्या मैं आई कैप की वेबसाइट पे इसको अपलोड कर सकता हूं? नहीं कर, क्यों नहीं कर सकता? प्रोफेशनली रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है? ए मैनेजमेंट, ए बैंक, ये रिपोर्ट सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी। ये डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी बात होती है, क्योंकि देखिए एक होता है ना जो जनरल पर्पस, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो तो सबको पता है, लेकिन कुछ एंगेजमेंट्स ऐसी होती हैं जो नीड बेसिस के ऊपर करवाई जाती है। जैसे फर्ज कीजिए मैनेजमेंट हमें कहे सर हमें खतरा है, हमें डर है कि हमारे कंपनी के अंदर ना फ्रॉड हो रहा है, तो आप ऐसा कीजिए स्पेशल ऑडिट करवा दीजिए। तो अगर हम स्पेशल ऑडिट करेंगे तो उसकी रिपोर्ट मुझे बताइए सिर्फ डायरेक्टर्स के लिए होगी कि बाकी के एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स के लिए भी? क्योंकि एक्सटर्नल शेयर होल्डर को कंटेक्स्ट का नहीं पता होगा, क्यों करवाया, किस लिए करवाया, फोकस क्या था, रीजन क्या थी, पर्पस क्या था, इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताई थी, पीटीसीएल के जब शेयर बिके ना सालात वालों को बेच, तो एक पीटीसीएल का ऑडिट होता है हर साल के बाद, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट 30 जून का एंड होता है। जब ये सेल हो रही थी ना उस वक्त पीटीसीएल के 7 महीने गुजरे थे, मुझे याद है अच्छे तरीके से, उसका पीरियड एंड 31 जनवरी के ऊपर उन्होंने कहा था, 7 महीने गुजरे थे, अभी पूरा ऑडिट होने में 5 महीने और बाकी थे, लेकिन शायद गवर्नमेंट को पैसों की जल्दी डॉलर थी उस अरसे में, तो उन्होंने कहा जी हमें अभी डील करनी है, इस हालात वालों का अभी डील करनी है, तो अभी फिर स्पेशल ऑडिट करवाएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब ये जो 7 महीनों का ऑडिट नॉर्मली नहीं होता, लेकिन ये जो 7 महीनों का हुआ है था ऑडिट, वेरिफिकेशन थी। बताइए नॉर्मल ऑडिट जो होता है ना साल का, उसकी ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे शेयर होल्डर्स को स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की वेबसाइट पे भी अपलोड की जाती है, लेकिन ये जो 7 महीनों का स्पेशल ऑडिट हुआ ना, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह किसी को नहीं दी, बाकी शेयर होल्डर किसी को नहीं दी, सिर्फ एक पार्टी को दी, किसको? इस सालात वाला, ताकि वो वैल्यूएशन कर ले। अब मुझे बताइए क्या उसमें जब हम ऑडिट रिपोर्ट दें सालात, तो उधर लिख ना दे, डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट ना कर दे, सर ये रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए है, एक किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर, क्योंकि और शेयर होल्डर हो सकता है उन्हें कंटेक्स्ट का अंदाजा ना हो कि किस पर्पस के लिए ऑडिट करवाया गया, वो हो सकता है समझे ये पूरे साल की ऑडिट है और गलत फैसला कर ले। इसीलिए बाज़ औक़ात क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट अगर हम करना चाहें क्या कर सकते हैं। याद रखें स्टैट्यूटरी ऑडिट की डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट नहीं की जाती, जो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है ना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को ना सिर्फ ये कि रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बल्कि करना चाहिए, क्योंकि ये कोई खास सर्कमस्टेंसेस में ऑडिट किया जाता है जो आम लोगों को फिर उसका कंटेक्स्ट अंदाजा नहीं होता। फिर से बताइए अब, क्या हम अगर अपनी रिपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें कर सकते हैं? कैसे करेंगे? एमसीक्यू मैटर में कितने मैटर पैराग्राफ? अदर मैटर पैराग्राफ में। मेरी बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ, अब वापस आ जाए अपनी एग्जांपल पे, बैंक वाली एग्जांपल पे। पहले आईएफआरएस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, सारे शेयर होल्डर्स को दी। अब कंपनी दोबारा आ गई, सर बैंक के लोन लेना है, वो कह रहे हैं ऑडिट करवा के लाए, कह रहे हैं कैश बेसिस के ऊपर हो। अब कैश बेसिस फ्रेमवर्क के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी, सिर्फ बैंक के लिए बनी। हमने आईएफआरएस का भी ऑडिट किया था
कैश बेसिस का भी ऑडिट किया, इसकी रिपोर्ट पे इंपैक्ट बताइए। नंबर 1 एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ, रीजन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, शाबाश। दूसरा अदर मैटर पैराग्राफ, रीजन 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा भी अदर मैटर पैराग्राफ। यदि अदर मैटर पैराग्राफ 2 रीजन की वजह से आ रहा है, पहला 2 सेट्स और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से। इसका मतलब ये हुआ मैंने रूल बना लिया। अब ये बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन होगी आज की, लेकिन रूल मैंने बना लिया क्या कि जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे बनेगी ना, तो मैंने एमसीज ऑफ मैटर भी डालना है रिपोर्ट के अंदर, अदर मैटर भी डालना है। एमसीज ऑफ मैटर किस वजह से डालना है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की वजह। अदर मैटर किस वजह से? क्योंकि स्पेशल, अब देखिए थिंकिंग सुनिएगा, क्योंकि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज ही स्पेसिफिक यूजर के लिए होता है। तो जब स्पेसिफिक यूजर के लिए है तो मुझे अपनी रिपोर्ट भी रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, तो मैं अदर मैटर पैराग्राफ भी इंक्लूड करूंगा। एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ किस वजह से? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की वजह से। अदर मैटर किस वजह से? डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से। और अगर स्पेशल पर्पस से पहले जनरल पर्पस का भी ऑडिट कर चुका हूं मैं, एक और अदर मैटर, वो किस वजह से? 2 सेट की वजह से। अब पता चला इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट इतना आसान नहीं है, समझ रहे हैं? अब एक सवाल तो पूछे आप कि क्या एक ऑडिट रिपोर्ट में एमसीज ऑफ मैटर और अदर मैटर दोनों आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन रीजन डिफरेंट होगी। असल सवाल ये नहीं था, असल सवाल ये क्या एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 2 अदर मैटर आ सकते हैं? इसका जवाब है आसान अल्फाज में बताऊं क्या मुश्किल में? मुश्किल में। सुनिए फिर, एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 2 अदर मैटर तो आ सकते हैं, लेकिन अदर मैटर पैराग्राफ एक ही होगा। नहीं समझ आए क्या कहा मैंने? बोला हेडिंग एक ही होगी, अदर मैटर पैराग्राफ, उसके अंदर पहले एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। इतने मुश्किल है, भाई का गला खराब है क्या? नहीं उतरे अंदर, कंसेप्ट नहीं उतरे तो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये बात समझ आ गई, रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। चले आगे चलते। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हुज इफेक्ट इज परवेसिव। स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट परवेसिव, लेकिन एक मिनट आ जाए। स्कोप लिमिट, हाँ, विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। ये सुन ले, नॉर्मल स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट, अगर 3 मिनट गौर से सुनना है कंसेप्ट को। नॉर्मल स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, सॉरी, नॉर्मल स्कोप लिमिटेशन है, उसका इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ओपिनियन दिया जाता है। लेकिन स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, उसका इफेक्ट परवेसिव है। ये चूंकि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे भी क्वेश्चन मार्क होता है, तो ऑडिटर की पहली कोशिश होती है विड्रॉ करने। पहली कोशिश उसकी डिस्क्लेमर की नहीं होगी, विड्रॉ, ये मैनेजमेंट वाले केस में विड्रॉ की होगी इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल, अगर मुमकिन हो। बाज़ औक़ात विड्रॉल मुमकिन नहीं होता। जैसे आपने कंपनी लॉ में कंसेप्ट था, आपने शायद पढ़ा, नहीं पढ़ा तो जिन्होंने उनके लिए बता रहा हूं कि वो कहता है कोर्ट की तरफ से एक लिक्विडेटर पॉइंट होता है। वो कहता है जब तक लिक्विडेटर तेरी सांस चल रही है ना, तूने काम पूरा करना है, तुम विड्रॉ नहीं कर सकते, रिजाइन कर ही नहीं सकते। तो अगर कभी ऐसा होता है, बाज़ औक़ात हमारा ऑडिट ऐसा होता है, फर्ज कीजिए कि किसी ऐसे इदारे का ऑडिट करने के लिए चले गए, उन्होंने कहा आओ हमारा ऑडिट करो, लेकिन खबरदार ऑडिट कंप्लीट किए बगैर इस हदूद से बाहर नहीं जाना। अब वहां पे अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, आपने कहा सर ये पेमेंट किधर गई, उन्होंने कहा नहीं ये मुल्की राज है। ये किस भाई होता है बाज़ औक़ात ऐसे पेमेंट, आप बताएंगे थोड़ी भाई इंडिया में जो सूसा उसको पेमेंट किया हमारा, आपके नाम पता बताओ, मैं कंफर्मेशन लेटर सेंड करूंगा, आपका कंफर्मेशन लेटर बाद में पहुंचे, वो चीज पहले पकड़ा जाए, ऐसे थोड़ी होगा। तो कुछ मैटर नेशनल सिक्योरिटी के होते हैं जिनको वाकई राज में रखना चाहिए। आपने कहा स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, क्या विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। नॉर्मल ऑडिट में किसी आम कंपनी का ऑडिट करें विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कुछ पब्लिक ऑडिट होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट होते हैं, बाज़ औक़ात वो सेंसिटिव नेचर के होते हैं, उनमें आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इसको कहते हैं विड्रॉल नॉट पॉसिबल। इसको क्या कहते हैं? जब लॉ की तरफ से मना हो कि आप ऑडिट कंप्लीट किए बगैर नहीं निकलना बाहर। और प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है? नॉट प्रैक्टिकेबल, जब ऑडिट कंप्लीट होने के करीब हो, जब ऑडिट 90% कंप्लीट हो जाए, 95% कंप्लीट हो जाए, और फिर कोई अहम इंफॉर्मेशन आपको ना मिले, तो बताइए स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, लेकिन आप कहेंगे अब विड्रॉ, सारा ऑडिट हो गया, विड्रॉ करने का क्या फायदा? ऐसा करते हैं, रिपोर्ट दे ही देते हैं, रिपोर्ट दे ही देते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट होगी, इफेक्ट परवेसिव होगा, आपकी पहली कोशिश क्या होगी? विड्रॉल इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल। अगर विड्रॉल पॉसिबल ना हो या प्रैक्टिकेबल ना हो, फिर क्या करना है? फिर अदर मैटर में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। फिर क्या करना है? नहीं, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ओपिनियन नहीं आता, डिस्क्लेमर ओपिनियन देना है। लेकिन अदर मैटर भी आएगा। आप कह रहे हैं अदर मैटर ही आएगा, ना 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 ना, अदर मैटर भी आएगा। अदर मैटर क्यों आएगा? क्यों आएगा? ये बताने के लिए कि हमने क्यों विड्रॉ नहीं किया। असूल के मुताबिक तो विड्रॉ करना चाहिए था, तो क्यों विड्रॉ नहीं किया? क्या बताएंगे नहीं यूजर्स को? यूजर कहेगा यार हमने तो ऑडिट में पढ़ा था कि जब स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो उसका इफेक्ट परवेसिव हो तो ऑडिट विड्रॉ करता है। ये इधर स्कोप लिमिटेशन भी है, बाय मैनेजमेंट है, उसने बेसिस में बताया है,
इफेक्ट भी परवेसिव है, इसने विड्रॉ क्यों नहीं किया? विड्रॉ क्यों नहीं किया रे? स्कोप लिमिटेड है, मैनेजमेंट फैक्टर क्यों विड्रॉ नहीं किया? हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकेबल नहीं था। अब ये रीजन कहां बतानी है? मैटर पैराग्राफ। अब स्टूडेंट कहते हैं सर आपने तो कहा था एक चीज रिपोर्ट में एक जगह ही जाएगी, नो डुप्लीकेशन नहीं होगी, तो ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, डिस्क्लेमर भी आ रहा है, अदर मैटर भी आ रहा है, रीजनिंग डिफरेंट है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इस वजह स्कोप लिमिटेशन की वजह से दे रहे हैं, और अदर मैटर विड्रॉ क्यों नहीं किया ये बताने के लिए दे रहे हैं। रीजन दोनों की डिफरेंट है। अदर मैटर यहां पे हम स्कोप लिमिटेशन की वजह से नहीं दे रहे, क्या बताने के लिए दे रहे हैं? स्कोप लिमिटेशन तो बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में जा रही होगी, अदर मैटर में स्कोप लिमिटेशन नहीं देनी, वो तो बेसिस में जाएगी। विड्रॉ क्यों नहीं किया ये रीजन बतानी है। भाई समझ आ रही है बात? अभी नहीं आ रही है तो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग अटेम्प्ट करेंगे फिर समझ आएगी, कि किस या असाइनमेंट करेंगे फिर समझ आएगी। चारों केस क्लियर हो गए? देखिए कि पांचवा तो नहीं है। अच्छा C5 में तो 2 और थे, चले कोई बात नहीं, वो फिर जब आप C5 में आएंगे फिर बढ़ाएंगे। चले बस कर दें, कोई बात छोड़ दें, अच्छी बात है। 4 ही एक एग्जांपल समझ आ गई, कंटेक्स्ट के साथ समझ आ गया। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क खास तौर पे ध्यान में रखिएगा। जब कहे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, पहली चीज फौरन जहन में है क्या है? एमसीक्यू मैटर। फिर उसके बाद दूसरी चीज भी आनी चाहिए, स्पेसिफाइड यूजर होगा, स्पेसिफिक यूजर होगा, अदर मैटर भी आना है। शाबाश। और अगर जनरल पर्पस भी पहले ऑडिट कर चुके हैं हम, और ये डबल सेट दूसरा सेट है, तो फिर एक और बताएंगे, ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन इन अदर मैटर पैराग्राफ। ये 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रेजेंट कैसे करना भैया? मैं उसी तरह जिस तरह एमसी किया था, हेडिंग देनी है, हेडिंग सेपरेट पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ की हेडिंग आएगी, हेडिंग के नीचे एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन याद रखें एमसीक्यू मैटर स्टैंडर्डाइज था उसकी ड्राफ्टिंग, कोई भी मसला हो तीन पैराग्राफ में जाएगा। अदर मैटर पैराग्राफ केस टू केस वेरी करता है, अदर मैटर पैराग्राफ केस टू केस वेरी करता है। इसमें लाजमी नहीं 3 चीजें हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो सकता है 4 हो, ये केस टू केस वेरी। जो सबसे ज्यादा, बल्कि यूं समझ लीजिए कि जो कैफ लेवल पे एग्जांपल आई कैफ सिर्फ पूछता है, सिर्फ एक ही एग्जांपल पूछता है, उसकी ड्राफ्टिंग आपके सामने है। एक आदि की और हम कोशिश करेंगे शेयर कर दें आपके साथ, या कर दिया होगा? हाँ 2 कर दिए, 2 कर दिए। वो क्या है सबसे ज्यादा अदर मैटर की सबसे कॉमन एग्जांपल कैफ लेवल पे क्या है वाला? जब पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किसी और ने किया हो, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने किया, तो उसमें हम कैसे लिखते हैं अदर मैटर पैराग्राफ? हम लिखते हैं पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, उसने कौन सा ओपिनियन दिया, कब दिया। पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, ये लिखते हैं। क्या ओपिनियन दिया, ये लिखते हैं। कब ओपिनियन दिया, डेट ऑफ ओपिनियन, डेट ऑफ रिपोर्ट, ये लिखते हैं। यहां पे देखिए क्या कर रहा है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 इस साल का वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, पहली चीज, हु एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन, दूसरी चीज, और 31 मार्च तीसरी चीज। भाई ये भी डेट है, ये भी डेट है, दोनों में फर्क क्या है? ये ईयर एंड है, ये डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक उस रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया गया, इसमें से गलतियां निकालो। जो ईयर एंड था ना, नीचे डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी वही थी, तो स्टूडेंट कहेंगे सर ठीक तो है, तो भाई रातों रात ही ऑडिट हो गया क्या? एक दिन में एक रहा है, 2 मिनट में ऑडिट हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। उसमें तो 2-3 महीने लगते हैं, तो 2-3 घंटे में थोड़ी ऑडिट होगा। और प्लेसमेंट क्या है? एट द एंड ऑफ द ऑडिट। पाकिस्तान में प्लेसमेंट है, वैसे वो कुछ और रूल्स भी बताता है डिटेल। बस 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 बिल्कुल बस, और कुछ नहीं करना, सिर्फ क्विक रिवीजन करनी है आपको, पता एंड में वो क्विक रिवीजन आपको करवाने लगा हूं। करना हाँ, पूछे क्या क्या ये कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्टूडेंट? बताएं, पूछे पूछे पूछे। पिछले साल का अगर ऑडिट ही नहीं हुआ फिर भी अदर मैटर पैराग्राफ आएगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी तो फिर भी नहीं है। लेकिन उसमें हम क्या, उसमें ये नहीं बताएंगे किसी और ने ऑडिट किया, उसने कौन सा, ये नहीं, बल्कि क्या बताएंगे, ऑडिट ही नहीं हुआ। क्या बताएंगे? ऑडिट ही नहीं हुआ। चलिए अब जरा जल्दी से बुक अपने सामने रखिए ताकि हम क्विक रिवीजन कर लें, ताकि घर जब आप जाएं एक दफा रिवीजन ऑलरेडी हुई हो। 4-5 मिनट है, लेकिन इसकी रेडी होती है, पूरा रिकैप हो जाता है लेक्चर। और अब आपको क्योंकि एंड तक पढ़ चुके हैं तो अब आपको इसकी ऊंच नीच का अंदाजा होगा। अदर मैटर पैराग्राफ, व्हेन टू इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा आगे लिखा हुआ है रिलेट्स टू ऑडिट, ये क्यों लिखा है? क्योंकि अदर मैटर रिलेट्स टू ऑडिट होता है, एमसीक्यू मैटर रिलेट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। कब अदर मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट? कब? इफ का मतलब है कभी आएगा कभी नहीं आएगा। लफ्ज इफ से मुझे ये समझ आ रहा है, इफ कभी रिपोर्ट में आएगा, अदर मैटर कभी नहीं आएगा। If auditor considers necessary to communicate a matter which is not required to be disclosed in financial statements में नहीं disclose, क्यों नहीं disclose होगा? Required नहीं है। और क्यों required नहीं है? Financial statement से related नहीं है, तो audit से related है। But is relevant, लेकिन भाई वो financial statement से relevant नहीं है तो फिर यूजर को क्यों बता रहे हो? Financial statement से relevant नहीं, audit से relevant तो है, but is relevant to user understanding of audit, auditor's report, auditor's responsibility. Provided, शर्त क्या है? Communication not prohibited by law. कोई confidential matter ना बता देना। And matter is नॉट ए की ऑडिट मैटर। रो मैटर की ऑडिट मैटर नहीं है, क्योंकि अगर की ऑडिट मैटर है तो की ऑडिट मैटर में जाएगा, अदर मैटर में थोड़ी आएगा। एग्जांपल्स क्या है? सिर्फ 4 एग्जांपल। अच्छा लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा, मैं पहले बता दूं,
जितनी भी एग्जांपल्स आपको दी जाती हैं वो कंप्लीट नहीं है, 100% नहीं है, फर्दर एग्जांपल्स पॉसिबल होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है अभी आप उसको हो सकता है समझने के काबिल ना हो। जैसे शायद चैप्टर 20 में एक जगह पे आके वो आपको अदर मैटर की एक और एग्जांपल दे दे, तो उस वक्त आपने फिर ये सवाल नहीं उठाना सर पहले क्यों नहीं पढ़ाया, भाई पहले इस काबिल नहीं थे। हाँ, वो कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप होता है ना, इस वक्त जितना काबिल है उसके मुताबिक एग्जांपल दे दिए। इक्का दुक्का एग्जांपल एमसीक्यू मैटर की भी आ सकती है, इक्का दुक्का ज्यादा नहीं आएंगी, इक्का दुक्का आएंगी, और इक्का दुक्का एग्जांपल्स अदर मैटर की भी आ सकती है। ठीक है, एग्जांपल इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड वर नॉट, प्रायर पीरियड से हमारा लास्ट ईयर है, 10 साल पुराना नहीं साल, ये जो इमीडिएटली गुजरा है। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड और वर ऑडिटेड बाय, दोनों सूरतों में अदर मैटर आएगा। दूसरा, इफ ऑडिटर इशू रिपोर्ट ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जांपल क्या दे रहा है कि पहले जनरल पर्पस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, फिर स्पेशल पर्पस के मुताबिक बनाई। ठीक है, इफ ऑडिटर रिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तब जब हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी स्पेसिफाइड यूजर के लिए हो। फॉर इफ देयर इज स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हुज इफेक्ट इज परवेसिव एंड विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। तो इसमें अदर मैटर पैराग्राफ किस लिए दिया जाता है, विड्रॉ ये बताने के लिए, और सिर्फ अदर मैटर पैराग्राफ दिया जाता है कि अदर मैटर भी दिया जाता है, यही लिखा है अदर मैटर इन एडिशन टू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा। प्रेजेंट कैसे करना है उसने आपको बता दिया, अदर मैटर विल बी सेपरेटली प्रेजेंटेड इन पैराग्राफ, ये पैराग्राफ इसको ओपिनियन के अंदर फिट नहीं कर देना, अदर मैटर का पैराग्राफ भी लगा है, इसकी हेडिंग भी लगा है, क्या लिखा होगा अदर मैटर। अच्छा यहाँ पे इसको पता है क्या कहा था हमने कल, ऑप्शनल है लेकिन इसको नाम क्या, फर्दर कंटेक्स्ट, फर्दर कंटेक्स्ट स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंड समरी कति वर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर एक्सप्रेशन मॉडिफाइड ओपिनियन, दिस ये तो भी पढ़ लिया था हमने। ये बताइए ये नॉट ऑडिटेड वाला केस है कि ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर वाला, शाबाश। तो पिछले साल का ऑडिट हमने नहीं किया, अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। अब केस स्टडी के अंदर पता क्या कहेगा, कहेगा यू हैव बीन रीअपॉइंटेड एज ऑडिटर, अदर मैटर आएगा कि नहीं, क्यों नहीं आएगा, कैसे पता चला आपने पिछले साल किया, अच्छा रीअपॉइंटेड से। अब सुने, अब आप कहेंगे सर ये कहां लिखा है, केस स्टडी में कहेगा यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एबीसी कंपनी, मैं आप सॉल्यूशन देखेंगे उधर अदर मैटर आएगा, आप कहेगा सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है, मैं कहूंगा लफ्ज अपॉइंटेड में लिखा हुआ है। आप कहेंगे अपॉइंटेड से कैसे पता चला ये पिछले साल, मैं क्या, अगर पिछला साल हमने किया होता ना ऑडिट, रीअपॉइंटेड का वर्ड यूज करता, अपॉइंटेड का ना करता, समझ रहे हैं, एक एक लफ्ज के अंदर कंसेप्ट छुपे हुए हैं, एक एक, बल्कि रीअपॉइंटेड तो पूरा लफ्ज भी नहीं है, ये तो दो अल्फाबेट हैं, अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड में फर्क समझ आया, पसंद आया तो लिखना इसको, बैग बंद करके बैठा, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, लिखे इसको, अपॉइंटेड और अपॉइंटेड इज इक्वल टू अदर मैटर, रीअपॉइंटेड इज इक्वल टू नो अदर मैटर। हाँ जी, और एक और अदर मैटर, टू सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कह रहा है कंपनी हैज प्रिपेयर्ड ए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2021 इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस ऑन व्हिच वी इशूड, इशूड के विल इशू, इशूड, इस इशूड के लफ्ज से ये समझ आ रहा है कि ये दूसरी वाली ऑडिट रिपोर्ट में लिख रहा है, ये पहली वाली ऑडिट रिपोर्ट में नहीं लिख रहा, ये पहले सेट में नहीं लिख रहा, दूसरे सेट में लिख रहा है, समझ रहे हैं, वी इशूड ए सेपरेट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स कंपनी डेटेड 31 मार्च, समझ रहे। लेकिन अब देखें इसमें तो वो प्रीडिसेसर ऑडिटर वाला का जिक्र कर रहा था रिपोर्ट का, इसमें नहीं कर रहा, तो अदर मैटर की ड्राफ्टिंग अलग-अलग है हर एक की, एमसीक्यू मैटर की स्टैंडर्डाइज्ड ड्राफ्टिंग है, तीन चीजें अदर मैटर की, यही याद कर ले तो बहुत है, और अगर आप सुपर ऑडिटर बनना चाहते हैं तो ये भी याद कर लें, और कोई ज्यादा काम नहीं, 3-2 लाइनें भाई। प्लेसमेंट क्या है, इफ ए की ऑडिट मैटर सेक्शन इज प्रेजेंटेड, वही की ऑडिट मैटर की बात है, तो मुझे पता है पहले में क्या कि दोनों में से जो ज्यादा अहम है, देखते हैं वही कह रहा है कि नहीं कह रहा, वो कह रहा है अगर की ऑडिट मैटर भी, हाँ वो कह रहा है अगर की ऑडिट मैटर भी है ना तो अदर मैटर के साथ फर्दर कंटेक्स्ट ऐड कर दो। अब ये क्यों कह रहा है, ये जब की ऑडिट मैटर आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कहीं मिक्स ना हो जाए, कहीं क्या ना हो जाए, अदर मैटर भी है की ऑडिट मैटर भी है, लेकिन अब दोनों, और मजे की बात सुने, की ऑडिट मैटर भी ऑडिट मैटर है, समझ रहे, की ऑडिट मैटर भी ऑडिट, अदर मैटर भी, तो दोनों को डिफरेंशिएट होना चाहिए कि नहीं। अब क्या फर्क है, सवाल यह क्या, ये की ऑडिट मैटर में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी ज्यादा कंपैरिजन, ये पॉइंट्स नोट क्या कह रहा है, अजीब सी बात कर रहा है, ये अभी पढ़ने इजाजत दे, ओके ठीक, लेकिन फिर वादा करें आप घर से पढ़ के आएंगे, और कल आपने क्लास में आते ही मुझे कहना है सर ये भी पढ़ा दे, लेकिन पढ़ के भी आना, पक्की बात है। चलिए, लेकिन मैं आज की टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में इसको इंक्लूड कर लूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि आपने पढ़ लिया है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।